क्या रोग बताया इसको? आपकी क्या लगती है? आप साथ में आए, रिपोर्ट कराइए बहुत सारी, क्या रोग बताया? डॉक्टर विचार की भी दवाई देने लगे। मतलब धन चाहिए, किसी को कोई भी रोग हो हम ठीक करेंगे, धन चाहिए। रोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये कभी पूछा ही नहीं आदमी से। ठीक है, चिकित्सा शिक्षा बर्बाद कर रही है इस देश को। मेरा देश है ये, इसको लोगों ने बहुत तरह तरह से सींचा है। किसी ने इसके लिए प्राण दिए हैं और किसी ने बहुत सारे बलिदान हुए हैं, तब ये धरती सुरक्षित रही है। आ गया, और पहले से युद्ध लड़े जाते आए हैं। पता नहीं कैसे कैसे आक्रांताओं से हम बचे हैं। अब इन आक्रांताओं से कैसे बचे? जो अपने मन के तीर मार रहे हैं और घायल कर रहे हैं, जो कहते हैं सेवा कर रहे हैं और सेवा का छद्म वेश धारण किया हुआ है। ऐसे किसी ने एक डॉक्टर का नाम बताइए जिसने कोरोना काल में अपनी सैलरी छोड़ी थी? किसी एक डॉक्टर का नाम बताएं ऐसा जिसने कोरोना काल में अपनी सैलरी छोड़ दी थी कि मैं सैलरी नहीं लूंगा जब तक कोरोना जैसा महामारी रहेगी। किसी एक डॉक्टर का नाम बताएं जल्दी से जल्दी। जनरल नॉलेज का सवाल है, आज ही बन जाओगे आप बड़े 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 पदाधिकारी। पूछा जाता है कभी, बोला जी हम महायोद्धा है, हम फलानी महामारी के महायोद्धा है, उस महामारी के महायोद्धा है। एक महायोद्धा एक दिन की सैलरी तक नहीं छोड़ता है, ये महायोद्धा है, ये सेवक है, कभी सैलरी छोड़ी नहीं। दान करने में किसी डॉक्टर का नाम आगे नहीं आएगा। जबकि क्या धन की कमी है डॉक्टरों के पास? सारा धन तो उधर ही है जी, है जी। जिनको पहले बहुत ज्यादा शिक्षा थी, बहुत ज्यादा बुद्धि थी, वे गरीबी में मर गए, और जो आज बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हैं वे करोड़पति अरबोपति हैं जी। भारत के महान गणितज्ञ जो है ना सूख गए। ठीक है, रोग और हो गया बिना खाए पिए, है जी। एक डॉक्टर ऐसा बता दो, एक डॉक्टर जिसने किसी भी महामारी में तनख्वाह ना ली हो। एक दूसरे की बात अलग है। कोरोना काल चला, ये महायोद्धा ऐसे थे, इन्होंने अपने कमरे में इतने चालू कर दिए 15-15 दिन के लिए 1.5 लाख में। किसी ने नहीं पूछा। लोगों के अंग बदलने चालू कर दिए विदाउट एनओसी। 284 हॉस्पिटलों की घटना आई, या तो जनसत्ताक ने, या न भारत टाइम्स ने, या एक और अखबार है, उन्होंने अपना चैनल बना रखा है। उन्होंने उनके कभी पढ़ा करो, देखा करो, लिखा करो। ठीक है, ये लिखा करो कि डॉक्टर के महानतम उत्कृष्ट कार्य क्या रोग बता रखे है, कहाँ गांठ बताए थे, कहाँ दर्द रहता है बेटे, अभी कहाँ है, कहाँ गया? अभी था जब खड़े हुए थे, बैठे थे बहुत ज्यादा, सामने खड़े हुए, मैंने नाम पूछा, अंजनी कुमारी के दर्द चले गए। तो गठान कहाँ चली गई? मंत्र शक्ति से गठान नहीं गई है, गठान होने का भ्रम गया है, क्योंकि गठान थी नहीं, दर्द था। और जो वेदना थी वो डॉक्टर तक ले गई। उस वेदना, उस पीड़ा को चेकअप कराया गया, और डॉक्टर ने जब देखा कि कुछ नहीं तो गठान बता दी। क्यों? क्योंकि गठान का भी ऑपरेशन करने का 2 लाख रुपए मिलता है, और इस तरह डॉक्टर अपनी भड़ास पूरी करता है। वो भड़ास जो उसने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदी है, वो डिग्री जिसके लिए उसका दुनिया भर का पैसा लगा है, वो भड़ास पूरी करता है धन कमा कमा के। ठीक है, वो किसी माँ का पेट नहीं देखेगी, वो किसी बहन का पेट नहीं देखेगी। इसलिए सेवा कार्य से तो ये बाहर हो गई है चिकित्सा, इसकी कोई सेवा नहीं है। और सेवा के बदले अगर इतना उत्तम धन लिया जाए लोगों की मेहनत का, और ज्यादा से ज्यादा माल लिया जाए, तो वो सेवा है क्या? बताइए, सेवा है क्या? बताइए, सेवा है क्या? जिसमें रोग का नाम पता हो, और आदमी, अभी वो बहन देखी थी आपने, गले के 3 ऑपरेशन कर दिए, गले का दर्द नहीं गया, देखी थी। एक बहन थोड़े ही ना है, एक बहन थोड़े ही ना है। 150 कितने हो गए भाई? 150 करोड़ लोगों का भविष्य आज चिकित्सा तय कर रही है। आगे 30-30 साल की उम्र में बच्चों को हार्ट डिजीज हो रही है। क्यों हो रही है भाई? पता ना जरा। माँ के गर्भ से बच्चों को दवाइयां दी जा रही है, इसलिए हो रही है। किसी ने उठाया, मनु भैया के अलावा ये पक्ष, कि माँ के गर्भ में बच्चे को दवाई दे रहे हैं, उस पर असर क्या पड़ेगा, उसका हृदय कैसे होगा, उसकी जब वो बाहर आएगा तो वो इतना डरपोक होगा, कुछ हद नहीं, उसकी सारी नाड़ियों में कंपन होगा। किसी ने पूछा कि एक रोग बंद हो गया पोलियो, तो और कौन से रोग बंद हो रहे हैं? आज पता है डिसेंबल बच्चे कितने हैं भारत में? पूरे साल में कम से कम 1000 डिसेंबल बच्चे मनु भैया के पास आते हैं, ये सोच के कि ये ठीक हो जाएंगे। 1000
तो पोलियो कहाँ खत्म हुआ? पोलियो का रूप बदल दिया गया। वे बच्चे तब बाहर आते हैं, उनमें डिसेंबर इसलिए है क्योंकि माँ के गर्भ से दवाइयां खा रहे हैं। तुम्हें ऐसे सुझा दिया गया, तुम्हारे दिमागों को सुन कर दिया गया, नींद की गोलियां खिला खिला के तुम्हें आलसी बनाया जा रहा है। हर दवाई में नींद आती है और आपकी बॉडी के ऊतक बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं, आकार धारण कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आदमी मोटा होता जा रहा है और चिकित्सा कह रही है कि आप ब्रेड खा रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हो। अमेरिका क्या खा रहा है भाई? अमेरिका पिज्जा और बर्गर ही खा रहा है। बोला जी आप चाउमीन खा रहे हो, आपके बच्चे इसलिए बीमार हो रहे हैं, आपके बच्चे मोमोज खा रहे हैं। चाइना क्या खा रहा है भाई? मोमोज और बर्गर। अरे भाई ये मशीन है, कैसे ही डालना चालू कर दो। एक डॉक्टर की बेटी बर्फ की बर्फ खाती थी, सूखी बर्फ जो फ्रीज में दबाते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी बच्ची 2-2 किलो बर्फ खा जाती है। बोला कुछ नहीं होता, उसको आदत पड़ गई है। ऐसे आदत पड़ जाती है। भारत में ऐसे लोग भी हैं जो तोड़ के ट्यूब खा जाते हैं, कांच खा जाते हैं, है कि नहीं? सुपर ह्यूमन बीइंग में वो दिखाई जाते हैं। माफ कीजिएगा, ऐसा कोई ना करे, ना किसी को करने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ। कभी आप जाके पत्थर खाने लग जाते, ठीक है, लेकिन लांछन खाने पे है। बीमार डॉक्टर कर रहा है, बीमार दवाइयां कर रही है। भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी इसलिए मर गया था क्योंकि उसको दवाइयों का रिएक्शन हो गया था। और दवाई या तो डिस्प्रिन थी या एस्प्रिन थी। और ये बात किसमें आई थी? ये बात आई थी किस वाले चैनल पे थी? नेशनल ज्योग्राफी में। किसकी? ब्रूस ली। कहा दर्द में गया? अब गर्दन में, जो पेट का दर्द था गर्दन में कहां गया? ऐसे हाथ नहीं लगाना, ऐसे हाथ पकड़ना है ना? जगह जगह घूम रहा है, इसका मतलब उन्माद है, जगह जगह घूमता है। ये दर्द पहले भी जगह जगह घूमता था, फिर काहे पेट का चेकअप कराने गई? जो दर्द जगह जगह घूम रहा है, दिमाग तो कहता होगा ना, इसका मतलब वो पेट की गांठ नहीं है। अब कहां है? पेट में है, माथा में। अब वो कंधे से माथा में आ गया, अब वो कहीं और घूमेगा। क्यों? क्योंकि वो आगंतुक उन्माद है। वो वायु के समान है, कुपित वायु के समान है। छोटा सा अंश है, तिल मात्र है, काला गोला है, और वो फैल के बड़ा हो जाता है हमारे शरीर में। खुराक खाते ये जीव नहीं, राक्षस है। उसके 1000 रूप हो जाते हैं। जब कोई देखता है कभी वो सींग निकाल लेता है, जब कोई देखता है कभी उसके पूंछ आ जाती है, जब कोई देखता है कभी वो बड़ा लगने लगता है, विशाल लगने लगता है। ये राक्षस है भाई, राक्षस है। इसके बारे में लिखा हुआ है ब्रह्म पिशाच, पिशाच, राक्षस, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, भूत, प्रेत, बेताल, ये सब लिखा हुआ है। मानोगे नहीं? चरक ने लिखा हुआ है, वाग्वट ने लिखा हुआ है, सुश्रुत ने लिखा हुआ है, स्टार भरा पड़ा है। अरे मानोगे नहीं? मनु भैया करके दिखा रहे हैं, आपको नहीं मानता। देखो अब कोई चैनल वाला नहीं आ रहा है, कोई भी, सब शून्य हो गया, सूप में है, क्योंकि मनु भैया ने प्रमाण इकट्ठे कर दिए, लिखित में प्रमाण इकट्ठे कर दिए कि मैं गया, मैं ठीक हुआ, मेरे को डॉक्टर ने ये रोग बताया, मैंने 25 लाख रुपए लगाए, किसी ने घुटने बदलवाए, किसी ने कुछ किया, और ठीक कहाँ हुआ? मनु भैया के यहाँ हुआ। क्योंकि रोग नहीं था, दोष था, और दोष को रोग बता के आदमी को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। क्योंकि हम अपनी परंपरा से, सनातन पद्धति से दूर हो गए, हम अपने धर्म से दूर हो गए, धर्म के प्रति धर्मांध हो गए। जितने पढ़ते गए उतने अंग्रेज बनते गए और अंग्रेजियत में शामिल हो गए, पोप लीला में शामिल हो गए। अरे ये अंग्रेजी चिकित्सा पोप लीला है, पोप लीला। ये सारा पैसा अमेरिका जाता है। तुम कल से चिकित्सा करानी बंद कर दो तो पता चलेगा तुम्हें। क्या कहते हैं कि अमेरिका वहां चित्कार मारेगा, चित्कार लगेगी उसकी एकदम से। हाँ ना, मशीनें जर्मनी से आ रही है, इटली से आ रही है, ठीक है, दवाइयाँ अमेरिकन स्टैंडर्ड की है। क्यों भाई, तुम्हारा स्टैंडर्ड कहाँ गया? कहाँ गए सारे भारत के वैज्ञानिक? भारत के वैज्ञानिक वहां काम कर रहे थे, यहाँ दवाई बना रहे, यहाँ कौन सा मना कर रहे हैं? खोज वहां कर रहे हैं, यहाँ कर रहे भाई, यहाँ कौन सा हमने मना कर रही है? भारत के वैज्ञानिक की खोज, अंग्रेजों की खोज जानते हो? अंग्रेजों की खोज, उन्होंने एक बंदूक की खोज कर दी, पूरे संसार में हुकूमत करनी चाहिए एक बंदूक की खोज से, की नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो वो किसका सगा? जिसने एक बंदूक बना ली और उससे पता चल गया कि इसकी गोली दूसरे को मार देती है और उसका जीवन हरण कर देती है, उसने सब पे कब्जा करना चालू कर दिया है जी। इससे मानसिकता का पता चलता है। अंग्रेज आज भी तुम पे कब्जा किए हुए हैं, तुम्हारे दिलो दिमाग पे, तुम्हारी शिक्षा पे, तुम्हारी नीति पे, तुम्हारे धर्म पे। इसलिए तुम्हारे बच्चों के नाम आगे 40 साल बाद डेविड, थॉमसन,
और क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे ना हो तो मेरे को बता देना। क्यों? क्योंकि तुम तो भूत प्रेत के नाम से डरते हो, उसको ढोंग ढकोसला विश्वास बता देते हो। एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम टीटू है। आज वो पतंजलि में काम करता है, 40 वर्ष की उसकी उम्र है। जब वो छोटा सा था, उसको पिछले जन्म की याद आई, उसने अपनी पत्नी का नाम सब कुछ बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अपनी पत्नी से ये तक पूछ लिया, तेरे घर में एक बच्चा था, उसका नाम क्या था? ऐसे ही एक लड़का हरियाणा में इधर हुआ है, बल्लभगढ़ की तरफ। ऐसे ही बहुत सारे, महात्मा गांधी के समय में हुए। फिर भी पता है, कभी टीवी चैनल उसको प्रसारित करता है तो क्या कहता है? ऊपर लिखा हुआ है कि हम किसी भी तरह अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। क्यों भाई? जो विश्वास वाली बात है, जो पिछले जन्म की बात यथावत बता रहा है, ठीक है। और छोटा बच्चा वो बता रहा है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। 40 बच्चों में से अपने बच्चों को ढूंढ के बता रहा है कि ये मेरे हैं। फिर भी हम विश्वास नहीं करते। हमारे से बड़ा नालायक इस धरती में कोई होने वाला नहीं है, लिख लो ये बात। हमने अपने धर्म में धर्मांतता ढूंढी, सारी दुनिया प्रेत निकाल रही है। जितने भी काले लोगों के देश है, वहां कोई ऐसे इस तरह काम करता है, मनु भैया की तरह, उसको भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन और गोरों के देश है, वहां तो भगवान बना दिया जाता है। गोरों के देश में कोई एक मनु भैया की तरह काम करके दिखा दे, मान जाऊंगा, ठीक है। कोई एक चर्च वाला मनु भैया की तरह काम करके दिखा दे, मान जाऊंगा। हालेलुया कहने से मतलब नहीं, फार्म भरवाने से मतलब है। क्योंकि ये कहने से कि मैंने लाखों लोगों का कल्याण कर दिया, ठीक कर दिया, ये बात तो एक दिन मदर टेरेसा ने भी की थी। 3 लोग ठीक हुए थे उसके पूरी उससे, जिसका उन्होंने लिखित में प्रमाण दिया था। बाद में 3 लोगों ने मना कर दिया कि हम ठीक ही नहीं हुए थे कभी, हमारे से प्रमाण जबरदस्ती लिया गया था। उन 3 लोगों ने, फिर भी उस स्त्री को भारत रत्न दे दिया गया, ये बता के कि ये सेंट है। और उसने क्या क्या किया ये सारे जगत को पता है। मेरी उन्नति क्या है? मेरी उन्नति यह है कि ऋषियों की वाणी जो वैदिक ग्रंथों से लिखी हुई है, अथर्ववेद से लिखी हुई है, यहाँ तक आगे मन भैया ने सिद्ध कर दिया है कि ये है व्यक्ति। इसको कोई रोग नहीं है, इसको दोष है, इसको आगंतुक उन्माद का दोष है, जो महर्षि चरक ने बताया, वाग्भट ने और सुश्रुत ने। ये पीड़ित इसलिए है कि भारत की एक ही प्रथा थी कि हमारे यहाँ आयुर्वेदाचार्य हुआ करता था, आज उसका नाम बीएमएस है। और वो बीएमएस पढ़ता तो जरूर है उसको, ये तो भला हो आज तक उसका वो चैप्टर अध्याय जो आगंतुक उन्माद का है, जिसमें 5 प्रकार के उन्माद लिखे हुए और एक आगंतुक उन्माद लिखा हुआ है, जिसमें देवोन्माद, ऋषि उन्माद, गंधर्वोन्माद, पितरोन्माद, राक्षसोन्माद, यक्षोन्माद और रक्षोन्माद और प्रेतोन्माद, पितरोन्माद लिखा हुआ है और ब्रह्म पिशाचोन्माद लिखा हुआ है। भला हो उस ग्रंथ का, उस ऋषि का, जिसने ये सब लिखा हुआ है। लेकिन नाम पे जिसको बीएमएस बताया जा रहा है कि आयुर्वेदाचार्य है, वो कर क्या रहा है बताऊं मैं आपको। वो 40% से ज्यादा, 60% से ज्यादा लोगों को अंग्रेजी दवाइयां दे रहा है, क्योंकि वो पैदा ही अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। नहीं समझे? अंग्रेजी स्टैंडर्ड सारी दवाइयां आज भी 90% अंग्रेजी स्टैंडर्ड की चलती है। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक जो इंडियन स्टैंडर्ड की टैबलेट है, जिसको जेनेरिक्स बोला जाता है, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, 80% तक रिजल्ट आता है। उन्होंने जब वो सस्ती दवाइयों को उपलब्ध कराया बाजार में, तो लोग उनको खरीदते नहीं है। डॉक्टर ही कहते थे इनका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अगर उनमें धन बच रहा है, खूब छिक्के उस पे, तो रिजल्ट था। जब तक धन बच रहा था, धन कैसे बच रहा था कि 2 रुपए का पत्ता था, 38 रुपए प्राइस लिख रहा था, तब सारे डॉक्टर उसी को लिखते थे, ठीक है ना। किसका? 2 रुपए का। लेकिन ये बात अमेरिका को भी हजम नहीं थी, और भारत के प्रधानमंत्री ने ये सोचा ऐसे तो लोग लूट जाएंगे, और लोगों को ये बताया गया, और बार बार सरकार की तरफ से अभी वो की गई अभिव्यक्ति जारी की, नहीं ये दवा तो इतने की है, इसको हम इतने में बेच रहे हैं। तो फिर उसका रेट प्राइस कम हो गया, और जब बचना कम हो गया तो डॉक्टरों ने फिर से वही नीति अपना ली, और वो जो अंग्रेजों की औलादे हैं उन्होंने उसका कमीशन बढ़ा दिया और अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया कि अब यही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जैसे कोरोना काल में कौन कौन सी टैबलेट चली थी पता है? 650 mg की एक डॉक्टरों ने क्या चला दी थी टैबलेट, बाद में पता चला वो 1200 करोड़ रुपए का घोटाला था। कितने का? 1200 करोड़ रुपए का घोटाला था। हम लोग तो यूं ही दुखी हो रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम अपना जीवन छोटा सा आते हैं, सोचते हैं 2 रोटी खाएंगे, चले जाएंगे, देश के काम आ सके तो आएंगे, ठीक है, किसी की सेवा कर सके तो करेंगे। लेकिन हमारे साथ विश्वासघात और इस चिकित्सा ने, इस अत्याधुनिक शिक्षा ने, जिसमें क्या करता है आदमी, पढ़ता है लिखता है, बड़ा अफसर बनता है और रिश्वत लेता है, पढ़ता है लिखता है, बड़ा अफसर बनता है और रिश्वत का ढेर घर में मिलता है।
पढ़ता है लिखता है बड़ा अफसर बनता है और लाखों लोगों को दुखी करता है, पढ़ता है लिखता है बड़ा अफसर बनता है और फिर एक दिन भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। ये वो वाली बात है कि करता देता कहता रहता, ना करता ना देता हूं, मैं एक सच्चा नेता हूं। ये नेता वाली बात है ना। सब पढ़े लिखे चाहिए, सब पढ़े लिखे। और जब शिक्षा मंत्री की बात हो तो अनपढ़ भी चलेगा। सब पढ़े लिखे चाहिए, सब पढ़े लिखे। जब संसद में कानून की बात हो तो अनपढ़ चलेगा, तब कोई जज नहीं चलेगा वहां कानून बनाने के लिए, तो अनपढ़ भी चलेगा। कमाल है, हद है जी। एक आदमी पे एक मुकदमा लगाए, सरकारी नौकरी छूट जाती है उसकी, एक मुकदमा लग जाता है। आप पे 100 मुकदमे हो, आप जेल के अंदर बंद हो तो भी आप चुनाव लड़ लेते हो। वाह रे मेरा भारत, ठीक है। कहां से आया ये ज्ञान कि मेरा भारत महान, मेरा भारत तो सबसे पिछड़ा हुआ देश हो गया है। सबसे ज्यादा रिश्वत, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, कदम कदम पे छल, कदम कदम पे। जिनका स्वास्थ्य का अधिकारी ही स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ कर जाए, खिलवाड़ कर जाए, जिनके डॉक्टर ही जहां के माताओं बहनों के पेट काट काट के उपयोग करें। ठीक है, आज भी जब आप ऑपरेशन कराने जाते हैं, आपका कोई मरीज एंटर होता है तो एक फॉर्म पे साइन करा लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये प्रायोगिक है, कि हम इसमें खोज भी कर रहे हैं, शोध भी कर रहे हैं और इसका इलाज भी कर रहे हैं। अगर आदमी किसी तरह से मारा भी जाता है तो कहते हैं शोध का हिस्सा था ताकि कोई सजा ही ना हो। मतलब आप मेडिकल वाले को ये कह ही नहीं सकते कि तूने मेरा इलाज गलत किया। जैसे अभी एक बच्चा हमारे यहाँ रहता है, उसके भाई का क्या इलाज हुआ कि उसको क्या कहते हैं आंख फटी थी और उसका ऑपरेशन कर दिया, किसका, अपेंडिक्स का। और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके सब बंद कर दिया। बाद में पता चला इसकी तो आंख फट रही है, ठीक होने पे नहीं आ रहा, अगले हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। फिर पिछले वाले से जवाब कौन करे? आदमी को अपनी बड़ी होती है कि अपने आदमी की, और वो बस ये देख रहा होता है किसी तरह इसकी जान बच जाए। आदमी भूल जाता है सब कुछ। गुनाह कौन कर रहा था? वो मेडिकल वाला जिसने एक गुनाह किया, जिसको यही नहीं पता शरीर में क्या हुआ था और कर क्या दिया था। और बाद में जब उसका इलाज चला तब तक समय निकल गया, और समय निकल गया तो आदमी ऊपर चला गया। उम्र क्या? 28 साल। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे भारत के मारे जा रहे हैं मेडिकल अव्यवस्थाओं के कारण। मेडिकल व्यवस्थित नहीं हुआ है। व्यवस्थित कब होगा? कि जब गठिया बाई का इलाज होगा तभी इलाज करेगा। अब गठिया बाई का कोई इलाज नहीं है, जीवन भर में आपको दवाई खानी है और आदमी बीमार और होता जाएगा, दर्द भी बढ़ते जाएंगे, हाथ पैर मुड़ते जाएंगे, फिर भी दवाई दी जाएगी। कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं। हमारे यहाँ कैंसर के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए जो अमेरिका की लैब में काम कर चुके हैं, कैंसर के ऊपर शोध हुआ। उन्होंने बताया फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक आपका वो हो सकता है इलाज। तो क्या वो इलाज प्रमाणित है? नहीं, प्रमाणित अभी भी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज का इलाज है पक्का, लेकिन प्रमाणित वो भी नहीं हुआ है। तो फिर इलाज क्यों किया जाए? भारत के लोगों के करोड़ों रुपए क्यों लगाया जाए? ठीक है, अब 2 महीने पहले ऐसे में एक घटना घट गई। एक आदमी ने अपनी पत्नी को मारने की सुपारी दे दी 5 लाख की। पता चला क्यों दी? क्योंकि 30 लाख रुपए उसके ऊपर लगा चुका था, उसको कैंसर था और अभी डॉक्टरों ने उसको 50 लाख का खर्चा और बताया हुआ था। खबर 1-2 जगह आई और फिर खत्म हो गई। ये खबर रोज क्यों नहीं फैलाई गई भाई? क्यों नहीं फैलाई गई कि एक आदमी ने अपनी पत्नी की सुपारी किन मजबूरियों में दी? क्या वो अपराधी था? नहीं, वो भारतीय चिकित्सा का मारा हुआ था। वो ऐसी चिकित्सा का मारा हुआ था जिसने पता नहीं कितने मार दिए। उनकी गिनती नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है कि मेडिकल अव्यवस्थाओं के कारण, कि लोगों की नासमझी के कारण और इस मेडिकल परंपरा के कारण जो अत्याधुनिक है, कितने लोग मारे जाते हैं और कितने गरीब हो जाते हैं, उसकी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चिकित्सा ही ऐसी है। ये अंग्रेजी चिकित्सा है मेरे भाइयों। इसके पास एक सुविधा है कि जितने रुपए में इलाज होता है उससे ज्यादा के लिए हमेशा उस इलाज के टेस्ट करती है। ठीक है, ये जानती है कि तुम्हारी जेब से हजम कैसे करना है। इसका बड़ा पेट है, ये कितना भी रुपया खा सकती है, तुम्हारा पूरा भारत कमा लेगा तो भी सारा दे आओ। नहीं समझे? है जी। एक मैडम मेरे पास आती है, वो एसआई थी, वो यहाँ के ठीक हो गए, एंटी करप्शन ब्यूरो। मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि क्या कभी आपने किसी डॉक्टर पे छापा मारा है? ठीक है, मैंने कहा किस किस को पकड़ा है? बोला हमने बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ा है। तो मैंने कहा एंटी करप्शन वालों को भी पकड़ा है? बोली नहीं, अगर वही करप्शन करेंगे तो फिर बचेगा क्यों? तो एक ही, इसका मतलब एक ही शाखा ऐसी है जो करप्शन नहीं करती है, एंटी करप्शन ब्यूरो है जी। इसका मतलब बाकी सब जगह करप्शन है। तो सब जगह करप्शन में भी कौन पकड़ा जाता है? बोला एसएचओ पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। मैंने कहा डॉक्टर पकड़ा?
बोला नहीं पकड़ा तो वहां करप्शन नहीं है? बोला शिकायत नहीं आती है। और सबसे बड़ा दलाल कौन है भारत का? बताना जरा। दवाइयों पे इनको दलाली चाहिए हैं जी, उस पे क्या बोलते हैं, अरे वो टेस्टों पे इनको दलाली चाहिए, हर जगह इनको दलाली चाहिए। क्यों भाई? पेट नहीं भरता है जी। कल परसों एक महिला आई, बहन जी आई, उसने सरेआम ऐसे ही चलती वीडियो में बताया। क्या बताया? सुन के दंग रह जाओगे। उसने कहा कि मैं एम्स में दिखा रही थी, एम्स का डॉक्टर ये कहता है कि यहाँ नहीं दिखाना है, मेरा घर पे मेरा क्लिनिक है वहां दिखाना है। हद हो गई। उसने नाम नहीं बताया और आते हैं लोग, भीड़ में चले जाते हैं। नाम बता देते तो हो सकता है सरकार में कोई सरकारी विभाग का कोई जानकार उस वीडियो को देख लेता और उसको हटाया जाता है, ऐसे डॉक्टर की छानबीन की जाती है। ठीक है, लोग बताते नहीं ये सोच के कि ये भगवान है मेरा, लेकिन जिसको हमने भगवान मान लिया वो तो बड़ा दलाल बन गया है। किस चीज का? मशीनों का। किस चीज का? अरे भाई किसी का इलाज कर रहे हो तो इलाज से ज्यादा टेस्ट पे पैसे लग रहे हैं, इलाज हो नहीं रहा है, ये कौन सी चिकित्सा है? उल्लू बनाना भारत के लोगों को बंद किया जाए, मैं ये मानता हूँ। हमारी बुद्धि के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए। मन के 3 आयाम है। कितने आयाम है? 3। एक मन की दृष्टि है, एक मन का चलना है, मन दौड़ता है, बाहर चला जाता है। मन यहाँ भी बैठे हो, मन से आप यहाँ सोच भी रहे हो, मन से आप यहाँ हो। मन के अंदर में 2 भाव, 2 रास्ते, 2 मार्ग हमेशा मौजूद है। एक आप जैसे मानसिक पढ़ रहे हो, तब दूसरा जो मानसिक मन है वो चला गया गुरुद्वारे में और उसको वाणी का सुर याद आ रहा है, सुनाई दे रहा है। और जो तीसरा मन का आयाम है, जो दृष्टि है मन की, वो चली गई कहां? वो गुरु नानक की तस्वीर पे चली गई, वो उनकी मूर्ति को निहार रही है, वो उनके स्वरूप को निहार रही है। ये मन का आयाम है। उन मन के आयाम को जाने बिना, मन की परिभाषा को जाने बिना मानसिक चिकित्सक मन के रोग को कैसे निकाल देता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। 2 प्रकार की व्याधियां आदियां होती हैं। आदि और व्याधि 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक रोग जो आदि कहलाते हैं वे मानसिक रोग है, जो व्याधि कहलाते हैं वे शारीरिक रोग है। जो मानसिक रोग है, अगर मन को प्रसन्न रखा जाए, मन के प्रसन्न रहने से वे मानसिक तो जाएंगे ही और शारीरिक भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन शारीरिक जो है वो उपचार से, आयुर्वेद के उपचार से खत्म होते हैं, है ना? ऐसे। और मानसिक मन के प्रसन्न रहने से ठीक हो जाते हैं। अब जो मानसिक है वे मन के प्रसन्न रहने से ठीक हो जाते हैं, और जो मानसिक रोग नहीं है, शारीरिक है, वे भी मन के प्रसन्न रहने से काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। ऐसे हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। हमारे उपचार की परिभाषाएं बदल गई। बोला जी ये मानसिक चिकित्सक है, मुझे ये मानसिक चिकित्सक का भेद ही नहीं पता। भाई तू कहेगा जैसे फिजियो का भेद नहीं पता। पहले सब लोग जो है एक दूसरे की मालिश किया करते थे। माँ की मालिश बहुएं कर रही है, ठीक है, पिता की मालिश बेटे कर रहे हैं, उनकी कमर रगड़ रहे हैं नहाते हुए की, उनकी अंगलियां चटका रहे हैं, उनके पैरों को दबा रहे हैं, उनके मस्तक को दबा रहे हैं। आज मालिश वाला फिजियोथेरेपिस्ट है। आपको आलस्य दिया जा रहा है, उस आलस्य में आप अपनी 4 पाई पे बैठ गए हैं, आपको फोन दे दिया गया, वहां से उठ ही नहीं पा रहे हैं। अब आप किसकी मालिश करेंगे? आपकी कोई कर दे, आप उसी में आनंदित हैं। आपको चाहिए कि आपकी मालिश कोई करे। वो फिजियोथेरेपिस्ट करता है 500 रुपए लेकर, 1000 रुपए लेकर। वो चोर नहीं बनाया गया है। भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया जरूरी था। बोले भाई ठीक कितनों को करता है? कुछ नहीं ठीक करता। मेरे को एक फिजियोथेरेपिस्ट दिखा दो जो ये कह देगा ठीक कर दूंगा। आप खुद ही अब फिजियोथेरेपिस्ट ठीक क्या होता है? बेलन चकले हाथ वाथ कुछ कुछ लिए रखता है, वो ऐसे ही होता है ना, उसके पास यही सामान होता है ना, है भाई? कोई बता दो, मुझे पता नहीं। अब मान लिया घुटनों में पित्र का दोष ठहर गया, उसमें घुटने दबाए, वो दोष ऊपर चला गया कमर पे, लेकिन घुटने ठीक हो गए। आपने मान लिया फिजियोथेरेपिस्ट ने काम किया। अरे भाई आप खुद भी कर सकते थे, रगड़ रगड़ के तेल लगा सकते थे। आपने इनको जन्म दे दिया है, उनको जन्म दे दिया है जो आपके पैसे को कीटनाशक की तरह खा जाए, है ना? कीट समझ कर खा जाए, कीटनाशक की तरह आपके पैसे आ गया। आपने जन्म दिया इनको, आपके आलस्य ने जन्म दिया इनको, आपने सुख सुविधा ले लिया, लेकिन आपको मिल गया क्या? आलस्य बदले मिल गया क्या? आपको पता ही नहीं है आपके दादा की संपत्ति कितनी थी, वो आगे नीचे बिल्कुल छोटी सी रह गई है। 200 गज के, किसी के 100 गज के, किसी के 50 गज के, किसी के 35 गज के प्लाट में बदल गई। जो लोग जिनके यहाँ 10-10 एकड़ भूमि थी वो ऐसे बदल गए। कुछ तो आपकी बुद्धि इन्होंने चर ली है, क्या कहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग वालों ने, ठीक है। वे क्या करते हैं? आपसे आपकी जमीन ले लेते हैं, बाद में आपकी हैसियत नहीं होती उस जमीन में एक फ्लैट खरीदने की, क्योंकि आपकी जमीन बिकी थी 3 करोड़ की, फ्लैट है 5 करोड़ का।
जमीन कितनी थी? 1 एकड़। 1 एकड़ में बिल्डिंग खड़ी है, 50 फ्लैट बने हैं, आप उसी में से एक फ्लैट नहीं ले सकते। चल ली ना आपकी बुद्धि है जी? बात हजम हो रही है कि नहीं हो रही है? सुन रहे हो कि समझ रहे हो कि नहीं हो रही? क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो भाई? अरे सब कुछ तो जा रहा है इस पढ़ने लिखने के चक्कर में। इससे अच्छा तो किसान बने रहते, कम से कम बोने के चक्कर में अपनी खेती तो बची रहती, आपकी जमीन तो बची रहती। क्या पढ़ाई की है जो हमें सारा बेच गई? बोला जी उन्नति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। अरे भाई आम आदमी की कभी उन्नति नहीं होती, तुम्हारी अवनति हो रही है। तुम्हें शिक्षा चाटती है धर के दिखावे में, और तुम्हें चिकित्सा चाटती है, और बाकी रहे साहब वे चाट के जिन्होंने आपके पुरखों की जमीनें खरीद ली। बढ़त कहाँ हुई बताना जरा? घटत चल रही है, घटत 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 घटत। एक दिन जरूरी नहीं, भारत के 80 के 80% लोग भूखमरी से, गरीबी से और ज्यादा जूझे। जैसे अमेरिका में जो गरीब है ना वो बहुत ही गरीब है, ठीक है, इसी तरह हो जाए यहाँ। और गरीब यहाँ 80% लोग हैं, 80% भारतीय गरीब है यहाँ, कोई अमीर नहीं है यहाँ। अभी तुम ये सोचो, यहाँ अमीर कौन है? नेता। यहाँ अमीर कौन है? डॉक्टर। यहाँ अमीर कौन है? वो जिनके स्कूल है, जिनकी यूनिवर्सिटीज है। और कौन अमीर है भाई बताना जरा? या अमीर कौन है? कोई बड़ा उद्योग। और कौन अमीर है? और कितने लोग नीचे से ऊपर घर्षण करते हुए जाते हैं? मिनिमाइज, ना के बराबर 2% 3%, बाकियों को जंग लगाया जा रहा है। जय श्री देव सबको आगे। और उस जंग को पहचानो, अभी से तेल लगा लो सरसों का, ताकि जंग ना लगे। ठीक है, मान जाओ मेरी बात। आयुर्वेद में आओ, घर की चिकित्साएं करें। मुझे अभी खांसी हुई, मैं दवाई लेता हूँ, मेरे फेफड़ों में दर्द होता है, एंटीबायोटिक लेता हूँ, ऑगमेंटिन लेता हूँ, 625, ये दुखने लग जाते हैं। आगे ना तीसरे दिन इतनी कमजोरी आ जाती है कुछ हद नहीं। और अब की बार मैंने 1 गिलास दूध में हल्दी डाल के, कितनी चम्मच? मामूली सी हल्दी डाल के पका के, और वो पिया 3 टाइम। मैं देख रहा था मुझे हर बार खांसी कितनी होती थी, और हर बार मैं अपने रोगों को, शारीरिक रोगों को कम करता जा रहा हूँ। और मेरी क्षमता क्या है कि 15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। कोई बुखार मुझे आज तक रोक नहीं पाया, कोई कोरोना मुझे रोक नहीं पाया, और कोई रोग मुझे रोक नहीं पाया। ठीक है, इसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता आप बढ़ा सकते हैं। गहरी सांस लें, जैसे सारे प्राणायाम, सारे आसन इस एक प्राणायाम के सामने, ठीक है, कौन से प्राणायाम के सामने? पूरी हवा को जोर लगा के बाहर फेंक दो, पूरे श्वास को 3 बार, और पूरे श्वास को जोर लगा के अंदर ले 3 बार। कैसे वो करके दिखाता हूं। लेकिन अभी जिनको हार्ट डिजीज है वो नहीं करे, जो ठीक है लोग वो करें। क्या करें? देख ले, इससे कोई भी रोग आपके पास नहीं आता। कोई भी रोग कांपते हैं थर थर। सारे प्राणायाम, आसन सब कुएं के मेंढक है इसके सामने। ये खुला समुद्र है, और समुद्र का भी क्या है? समुद्र का भी ये सब रतन है, ये उच्च स्रवा है, ठीक है, ये पीपल का पेड़ है, और ये लक्ष्मी है साक्षात। कौन सा? ये एक श्वास हुआ, एक बार बाहर निकाला, एक बार फुल भर दिया, और एक बार पूरा बाहर निकाल दिया। ये वो श्वास है जिसकी गति से आपको हार्ट डिजीज कभी नहीं होगी। ठीक है, कोई पूछेगा माँ के गर्भ में बच्चा है पहले कैसे जीता था वो? हमारे पशुओं के गर्भ में जो बच्चे हैं, संतानें हैं उन पशुओं की, वो कैसे जीती है 9 माह तक? उनको कोई डॉक्टरी सुविधा दी जाए। आपके घर में छपकली के बच्चे होने वाले हैं, माफ कीजिएगा, उनको अपने सुचारू रूप से डॉक्टर को दिखाइएगा, देखिएगा कहीं उनकी आवल नाल उल्टी तो नहीं हो गई है, कहीं उनके बच्चों के मुख में गंध तो नहीं चली गई है। आपने किसी पप्पी डॉगी को पाला हुआ है, उसके बच्चे होने वाले हैं, एक बार डॉक्टर से चेकअप कराइए, उसको मशीन पे ले जाइए, चेक कराइए कहीं आवल नाल उल्टी तो नहीं है, कहीं बच्चे टाइम से पैदा ना हो तो हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत पड़े, तो अपने पप्पी का ऑपरेशन करा लीजिएगा। माफ कीजिएगा, होंडा मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस भारत की वो व्यवस्था है जिन्होंने भारत के बुद्धिजीवियों के दिमाग को चकरा दिया है और स्थिर कर दिया है। कोई कहते हैं ना देवी से स्तंभन नहीं होता, ये स्तंभन ही तो है। स्तंभन यही तो है
कि आपके दिमाग में ये भर दिया जाए ये सबसे बढ़िया चिकित्सा है, गुरु चिकित्सा है और इस चिकित्सा में सब कुछ है। आपकी कितनी सर्जरियां है, माफ कीजिएगा, सर्जरियां वर्जरियां तो केवल किसका वैज्ञानिक खेल है, सूक्ष्म, उसमें चिकित्सक कुछ नहीं करता है, ठीक है। और जितनी भी दवाइयां हैं ये भी चिकित्सकों ने नहीं खोजी है, ये वैज्ञानिकों ने खोजी है, ठीक है। और वो खोजी किस लिए? लोक कल्याण के लिए खोजी है, इसलिए नहीं खोजी है कि सारी माताओं बहनों के पेट काट दिए जाए, ठीक है। आके डॉक्टर ये पूछते हैं कौन सा सिजेरियन है, सिजेरियन है, और कौन सी सामान्य डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी। वे क्यों पूछते हैं पता है? क्योंकि उन्होंने नीचे अधिकारी छोड़े हुए हैं कि किसकी जेब में पैसा है। सरदार जी की पत्नी को बच्चा होने वाला है तो वो कौन सी गाड़ी में बैठ के आए हैं या पैदल आए हैं 2 आदमियों के साथ, वस्त्र कैसे है। इससे आपके बच्चे सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में हो रहे हैं, अगर आपको ना पता। जय श्री